ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। कल हमने अपना इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर किया था, आज जो है हम अपना साइंस का एक लेसन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपको दिया हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि आपको फसल का उत्पादन और उसका कैसे व्यवस्था करना चाहिए उसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। बोलते हैं क्या कि फूड जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का, एंड न्यूट्रिशन यानी कि फूड जो है वो हम लोगों का एनर्जी का और पोषण का दोनों का मुख्य स्रोत है। हम लोगों को फूड जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स यानी कि जो आपके बढ़ते हुए पौधे होते हैं या फिर जो हम लोग पशुओं को भी पाल कर रखते हैं उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। और क्लोथिंग और एनी अदर और भी जो है आपको दूसरे चीज़ों के लिए देखिए, जब हम लोग आपको पौधों को ग्रो करते हैं या जानवरों को पालते हैं, ठीक है, फॉर फूड यानी कि भोजन की आपूर्ति के लिए या फिर क्लोथिंग के लिए या फिर बाकी दूसरे प्रयोग में लाने वाली वस्तुओं के लिए, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रैक्टिसेस शामिल हैं, पेड़ पौधों को उगाना भी और जानवरों को पालना भी। देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या कहते हैं, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन, यानी कि जब एक ही तरीके के पौधे को जो है एक जगह पर उगाया जाता है बड़े स्केल पर, बड़े ज़्यादा मात्रा में, तो उसी को हम लोग फसल यानी कि क्रॉप कहते हैं। वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि हम लोगों को जो है आपको अलग अलग तरीके के भोजन के उत्पाद मिलते हैं जैसे कि अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, फसल से ये सब कुछ हम लोगों को प्राप्त होता है। हम लोगों को जो है आपको दाल वगैरह प्राप्त होते हैं या फिर ऑयल सीड्स प्राप्त होते हैं जिनमें से तेल निकलता है, या टी या फिर कॉफ़ी, ये सब हम लोग को पौधे से मिलता है। अनाज जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपके पोषक तत्व होते हैं जो कि हम लोगों को पौधों से प्राप्त होने वाले सीड्स में मिलते हैं। ये स्टार्च और फाइबर में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होते हैं। सम ऑफ देम आर ऑल्सो गुड, ये जो होते हैं आपके अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल के भी, जैसे कि आपको वेट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, बाजरा, ज्वार, चना, ये सब जो है अच्छे सोर्स हैं आपके विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन इन सब के। वहीं जो फ्रूट्स और प्रोटेक्टिंग फ्रूट यानी कि जो आपके फल होते हैं वो एक तरीके से सुरक्षात्मक भोजन होते हैं जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं। फ्रूट में जो है आपको सीड होता है जो कि आपको जब वो सीड पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो वो पौधे के लिए ओवैरी बन जाता है और उसी से नए पौधे का जन्म होता है। एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, ऑरेंज, ये सारे जो हैं आपके फ्रूट के एग्जांपल हैं। वी ईट डिफरेंट, यानी कि हम लोग जो है पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं। किसी का हम लोग रूट खाते हैं, जैसे कि अनियन का रूट खाते हैं। अनियन का एक्चुअली में हम लोग स्टीम खाते हैं, ये रूट नहीं खाते हैं, वो अंडरग्राउंड स्टीम होता है। या फिर कैरेट का खाते हैं, पोटैटो का भी हम लोग स्टीम खाते हैं, शुगर केन का भी स्टीम खाते हैं। स्पिंच का हम लोग क्या खाते हैं, आपको पालक का पत्ती खाते हैं इसी तरीके से ब्रोकली वगैरह का, कलीफ्लावर वगैरह का हम लोग फ्लावर खाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जलवायु की जो परिस्थिति होती है, जैसे कि तापमान हो गया या वर्षा हो गया या आर्द्रता हो गई, ये सारे जो हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, कहीं ज़्यादा बारिश कहीं कम बारिश, ये जो है आपको क्या करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि जो जलवायु आपके कंडीशन से इसके आधार पर क्रॉप्स को दो भागों में बांटा गया है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वे क्रॉप्स होते हैं जिनको रेनी सीजन में उगाया जाता है, और रेनी सीजन जो होता है वो जून से सितंबर के बीच में रहता है। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं ये मॉनसून पर डिपेंड होते हैं अपने ग्रोथ के लिए। इनमें मुख्य रूप से हैं आपको चावल या फिर मेज़ जो मक्का होता है, या सोयाबीन या मूंगफली या कॉटन, ये सब जो है खरीफ क्रॉप कहलाते हैं। रबी क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, यानी कि नवंबर से लेकर नवंबर में उगाए जाते हैं, और इनकी हार्वेस्टिंग वगैरह जो होती है वो आपको अप्रैल में होती है। ऐसे क्रॉप्स के अगर एग्जांपल हम लोग देखें, यानी कि ये जो होते हैं आपके मानसून रेन पर नहीं डिपेंड करते हैं, और इनमें जो है गेहूँ, बाजरा, बारले, आपको मटर, ग्राम यानी कि चना और सरसों वगैरह आते हैं। इनमें लिनसीड भी आता है, तीसी वगैरह, ये सारे रबी क्रॉप हैं। अब आते हैं बिसाइड दिस, इसके अलावा जो है पल्सेस और वेजिटेबल्स को भी जो है हम लोग आपको उगाते हैं समर के दौरान, यानी कि गर्मी में बहुत सारी जगहों पर। क्रॉप प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि जो फसल उत्पादन की प्रक्रिया होती है उनमें कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि किसानों को करना पड़ता है अलग अलग समय पर। इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कहते हैं, और ये कौन कौन सी है उसको हम लोग देख लेते हैं। लाइन्स यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले है सॉइल प्रिपरेशन, यानी मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद बीज को बोना, उसके बाद उसमें उर्वरक और आपके खाद को छिड़कना, इसके अलावा जो है उसमें सिंचाई करना, उसके बाद उसको खरपतवार से बचाना, उसकी कटनी करना और फिर उसको सही तरीके से रखना है। इन सब पॉइंट्स को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल का प्रिपरेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पौधों को ग्रो करने के लिए। प्लांट्स जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, पानी और दूसरे पोषक तत्वों को मिट्टी से अवशोषित करने का काम करते हैं। जो पहला स्टेप होता है मिट्टी को
प्रिपेयर करने का वो होता है कि मिट्टी को सबसे पहले लूज़ करना, ठीक है, जिसको हम लोग आपको हल चलाकर लूज़ करते हैं मिट्टी को। मिट्टी जो लूज़ मिट्टी होती है वो जो होता है क्या करता है कि आपको सूट को जो रूट होता है पौधे का यानी कि क्रॉप का उसको आसानी से अपने अंदर जाने देता है। और इससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो माइक्रोब्स या अर्थवर्म वगैरह भी जो होता है ना वो भी मिट्टी के अंदर जा पाते हैं और वो उसको पोषक दे पाते हैं, ठीक है, और ह्यूमस ऐड कर पाते हैं मिट्टी में। सोयल कंटेंस यानी कि मिट्टी में जो है कई सारे खनिज, पानी और एयर और बाकी सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कण ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये सारे जो होते हैं आपको डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को, और इस तरीके से पौधों को जो है आपको न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स पौधे जो होते हैं आपको मिट्टी से ऑब्जर्व करते हैं। टर्निंग ऑफ सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ यानी कि जो मिट्टी को आपको उलट पुलट करके लूज़ करने का, ये जो आपको लूज़ करने से क्या होता है कि मिट्टी की जो आपको उर्वरक परत होती है वो आपको ऊपर आ जाती है, जिससे क्या प्रयोग जो है पौधे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए कर सकते हैं। थस इस तरीके से हम देखते हैं कि आपको मिट्टी को उलट पुलट करके लूज़ करना ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए, और इसी के लिए जो है प्लफिंग की जाती है। प्लफिंग जो होता है उसको हम लोग करते हैं प्लफ से यानी कि हल से, जो आपको जुताई का काम होता है उसको क्या चीज़ से किया जाता है, हल से किया जाता है। ये हल जो होते हैं वो आप लकड़ी या फिर आयरन के बनते हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का कि वेयर फॉर लॉन्गर लैंड ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर, यानी कि अगर आपको अब क्या होता है आधुनिक कृषि में जो है बड़े बड़े ट्रैक्टर्स का भी इस्तेमाल होने लगा है। ये जो आपको फिगर में दिख रहा है ये है आयरन प्लफ, ये उसके नीचे है वुडन प्लफ, ये लकड़ी का हल है, और यहाँ पे नीचे क्या है ट्रैक्टर है। तो ये तीनों जो है आपके प्लफिंग के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाली चीज़ें हैं। आजकल ज़्यादा ट्रैक्टर इस्तेमाल में आता है। अगर जो है मिट्टी आपकी बहुत ही ज़्यादा सूखी है और तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, यानी कि वाटरिंग किया जाता है, तो प्लफिंग आसानी से हो जाती है। प्लफिंग से क्या होता है कि आपके मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और इन बड़े बड़े टुकड़ों को हम लोग क्रम्स कहते हैं। इन क्रम्स को ब्रेक करने के लिए कभी कभी प्लैंक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आफ्टर देयर उसके बाद जो है फील्ड की लेवलिंग की जाती है, यानी कि फील्ड को एक समान बनाया जाता है बराबर में, और इसके लेवलिंग जो है वो ज़रूरी होता है बीज को बोने के लिए और पानी को सिंचाई करने के लिए। और इसके लिए जो है हम लोग आपको लकड़ी का या फिर आयरन का बना हुआ लेवलर को इस्तेमाल में लाते हैं। अब आ जाता है हम लोग का दूसरा स्टेप एग्रीकल्चर का। अब खेत का जुताई तो हो गया, अब दूसरा स्टेप है बीज की बुआई करना, सोइंग ऑफ सीड। तो देखिए सबसे पहले तो अच्छा सीड हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का जो है सीड हम लोगों को बोना पड़ता है खेत में। गुड क्वालिटी का जो सीड होता है उससे क्रॉप भी जो है वो आपको अच्छा होता है। देयर इज़ अ वन गुड मेथड, यानी कि एक अच्छा तरीका होता है आपको अच्छे सीड को सेपरेट करने का। वो क्या तरीका होता है कि आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि सीड को क्या कर दीजिए कि एक जैसे पानी ले लीजिए एक बकेट में, और उसमें जो है उसको सोक कर दीजिए, यानी कि अच्छे से गीला कर दीजिए, डुबा दीजिए। कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड सीड होंगे वो आपको ऊपर की सतह पर देखिए, यहाँ पे ऊपर तैरने लगाना, तो समझ जाइए कि ये सीड अच्छा नहीं है, तो इसको हटा दीजिए छान कर, और बाकी जो है आपको जो नीचे है उसको बो दीजिए। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग, यानी कि बीज को बोने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है सीड ड्रिलिंग। देखिए जो टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड, यानी कि जो आपको पारंपरिक रूप से जिस आपके हम लोग यंत्र का इस्तेमाल करते आए हैं सीड को बोने के लिए, वो है फनल, ठीक है। फनल से जो है हमेशा से हम लोग सीड बोते आए हैं, लेकिन आज के समय में जो है हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। इससे सीड ड्रिल से जो होता है ना वो आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा सीड की बुआई हो जाती है, और वो भी प्रॉपर डिस्टेंस पर हो जाता है। तो ये जो है आपको सीड को बोने के तरीके हैं। आजकल जो है वही चीज़ दिया हुआ है कि हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं प्रॉपरली आपको सही डेप्थ पर सही डिस्टेंस पर बिल्कुल सीड को लगाते हैं, और इससे जो होता है सीड आसानी से मिट्टी से कवर भी हो जाता है, समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगता है। अब आता है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पारंपरिक तरीका, और यहाँ पर देख रहे हैं ड्रिलिंग हो रहा है ट्रैक्टर से, यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। अब और सीड कैन बी सोन एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, यानी कि सीड को शुड भी, यानी कि आपको सीड को जो है बिल्कुल सही दूरी पर और इतना डिस्टेंस पर आपको बोना चाहिए कि सारे सीड को जो है प्रॉपर मात्रा में सनलाइट और बाकी सारे पोषक तत्व और पानी वगैरह जो है मिट्टी से मिल सके। अब बुआई तो हो गया, अब तीसरे प्रोसेस पर आते हैं एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब कि खाद और उर्वरक मिलाना। देखिए एक जो आपको उपजाऊ भूमि होती है वो जो होती है आपको रिच होती है पोषक तत्वों में, जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है पौधों को वो उस आपको भूमि में पाई जाती हैं। व्हेन सीड्स आर सोन इन अ फील्ड दे ऑब्जर्व, यानी कि जब जो है हम लोग आपको किसी भी ज़मीन पर सीड को बोते हैं दे ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, तो वो क्या करते हैं कि आपके उस
आपके मिट्टी से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। रिपीटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द सेम सॉइल, यानी कि बार बार क्या होगा, जब हम एक ही भूमि पर बार बार एक ही क्रॉप को उगाएंगे तो उस मिट्टी से जो है एक खास पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, और उसी पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो है हम लोग आपको उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं। मैन्योर यानी कि खाद जो होता है वो आपको एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि पौधों के अपघटन से बनता है। फार्मर्स क्या करते हैं कि पौधों के या जानवरों के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एक गड्ढे में रख देते हैं और उस गड्ढे को ढक देते हैं, और वो जब सड़ जाता है, सड़गल जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, या फिर वर्मी कंपोस्टिंग भी से भी जो है मैन्योर तैयार किया जाता है, तो ये उनको छिड़काव कर देते हैं। मैन्योर जो होता है वो आपको नाइट्रोजन में काफ़ी पुअर कंटेंट होता है, और उन उसमें जो है फास्फोरस और पोटेशियम की अधिकता होती है। वहीं अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें जो है आपके सारे मतलब कि किसी एक विशेष न्यूट्रिएंट की जो है काफ़ी ज़्यादा अधिकता होती है। ये जो होते हैं फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे आपको जो कॉमन फर्टिलाइजर है वो है NPK, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम रिच कहते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो आपको पानी में घुलनशील होते हैं और आसानी से जो है उनका संग्रह किया जा सकता है और उनको हैंडल भी किया जा सकता है। देयरफॉर आर वेरी पॉपुलर, यही कारण है कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है किसान ज़्यादा करते हैं। ये जो है आपको बेहतर क्रॉप देने में भी हेल्पफुल हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आपको फर्टिलाइजर्स का अधिक इस्तेमाल है, इससे क्रॉप जो होते हैं उन पर बुरा असर भी पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में जो है हम लोगों को फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आता है कि क्रॉप रोटेशन इज अनदर, यानी कि आपको क्रॉप रोटेशन भी जो है अच्छा तरीका है सॉइल में मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। यानी कि हम लोग क्या करें, एक बार में एक ही ऐसा ना हो कि एक ही क्रॉप को बस लगाते रहें, किसी महीने में एक क्रॉप लगाए, किसी महीने में दूसरा, यानी कि बदल बदल कर फसल जब हम लोग उगाते हैं ना, तो इससे जो है मिट्टी में आपको सारे के सारे पोषक तत्वों की परिपूर्णता बनी रहती है। अब यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइजर में फ़र्क दिया हुआ है, इसको चाहे तो आप लोग स्टडी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये जो है मैंने बताया है उसी को आपको टेबल फॉर्म में करके दिया हुआ है। अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस वो है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पौधों के ग्रोथ के लिए और विकास के लिए, और इनको जो है आपको रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें समझिए तो 90% वाटर ही होता है, और ये वाटर जो होता है वो बीजों के अंकुरण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही कारण है कि हम लोगों को वाटर की सप्लाई देनी होती है पौधों को, और ये वाटर की सप्लाई देने का जो प्रोसेस है इसी को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। जब रेनफॉल होता है ना तब भी हम लोगों को इरिगेशन देना पड़ता है पौधों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रेनफॉल जो है वो रेगुलर हो ही हो। वाटर जो होता है वो आपके हर एक क्रॉप के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। किसी क्रॉप को ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, किसी को कम होती है। अगर इरिगेशन के सोर्सेज की बात करें तो जो सिंचाई के साधन है उसमें ट्यूबवेल, रिवर, कैनल, यानी कि जो आपके नहर वगैरह होते हैं या डैम्स, ये सब महत्वपूर्ण हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स भी है जैसे कि मोट, राहत, ढेकली, ये सब जो है ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे इरिगेशन के। देखिए यहाँ पर फिगर में दिए हुए ये सारे रोहट है, ये मोट है, ये ढेकली है, ठीक है, और ये आज के नए आधुनिक है ट्यूबवेल्स वगैरह सिंचाई के साधन। ट्यूबवेल्स और ड्रिप इरिगेशन जो है वो मॉडर्न इरिगेशन के आपके मेथड्स हैं। पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस वगैरह लगता है इन पंप्स को चलाने के लिए। आजकल जो है ड्रिप इरिगेशन बड़ा चर्चा में। ये ड्रिप इरिगेशन दिख रहा है, ये तस्वीर आपको, ये ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो सीधे के सीधे आपको क्या करता है, पौधे के जड़ में पानी को गिराता है। इससे क्या होता है कि पानी की बचत होती है, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की सिंचाई हो पाती है। तो ये जो है बहुत बढ़िया तरीका है पानी को सिंचाई करने का, पौधों को सिंचाई करने का। अब अगला स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि आपको खरपतवार से सुरक्षा। तो कभी कभी क्या होता है कि फसल के साथ जो है ना कुछ आपके अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं। जैसे देखिएगा कि आलू का लोग खेती करता है तो बथुआ वगैरह उगाता है, इन्हीं को जो है हम लोग वीड्स यानी कि खरपतवार कहते हैं। ये जो होते हैं आपके सिंचाई के समय लगते हैं, और कभी कभी जो है ये क्या करते हैं कि आपको फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, उनके हिस्से का न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हैं। इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वीडिंग कहते हैं। वीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको पौधे के पोषण को रोक देते हैं उनमें से। तो जनरली जो हम लोग बथुआ या चौलाई वगैरह सुनते हैं ना, ये सब वीड्स ही हैं, खरपतवार ही हैं। वीड्स में भी रिमूव्ड, यानी कि वीड्स को जो है इंसानों के द्वारा मतलब कि हाथ से भी हटाया जा सकता है, या फिर जो है उनको जो है ट्रॉवेल या फिर हैरो का इस्तेमाल करके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो सब दिया हुआ है नीचे या फिगर जो आपको दिख रहा है, ये सारा टूल्स हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। अब जो है इसके अलावा आजकल जो है वीडीसाइड्स, यानी कि ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि खरपतवारनाशी इसको बोला जाता है,
है हिंदी में। ये खरपतवार का नाश कर देता है। इसके अलावा आता है कि केमिकल्स आर स्प्रेड, यानी कि ये जो होते हैं वीड्स के ऊपर केमिकल स्प्रे किए जाते हैं, जिससे कि ये क्या करते हैं, आपको नाश कर देते हैं वीड्स का। लेकिन इनका भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपको क्रॉप पॉइजनस हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रक्रिया है हार्वेस्टिंग। जो आपको फसल का कट करने का जो आपको प्रोसेस होता है, इसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। जो हार्वेस्ट पीरियड होता है वो हर एक क्रॉप का अलग होता है। कभी किसी क्रॉप को किसी महीने में काटते हैं, किसी को किसी में काटते हैं। जैसे कि वेट को जो है हम लोग जनरली जून में उगाते हैं, तो सितंबर में काटते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स इज डन, यानी कि जो आपको अनाज होते हैं उनका जो आपको कटनी का काम होता है, वो आदमी के द्वारा ही किया जाता है। वो हसुआ लेकर लोग जाते हैं ना कटाई करने के लिए, सिक्कल लेकर या फिर हार्वेस्टर भी आजकल आने लगा है, ट्रैक्टर के साथ अटैच रहता है, उससे ज़्यादा मात्रा में कट जाता है एक ही बार। हार्वेस्टिंग के बाद जो है ग्रेन को क्या करना पड़ता है कि आपको अलग करना पड़ता है क्रॉप से। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसर चलते हुए आपने देखा होगा, थ्रेसर भी जो है मैनुअली भी किया जाता है और थ्रेसर के द्वारा भी किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है स्पेशल काइंड ऑफ मशीन्स, यानी कि कई तरीके की मशीन्स आजकल आने लगी हैं, जैसे कि कंबाइन मशीन जो होता है वो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों एक ही साथ कर देता है। मतलब फसल का कटाई और थ्रेसिंग दोनों एक ही साथ होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर फिगर दोनों का दिया ही है। अब दिया है चाफ का इस्तेमाल जो है चाफ जो होता है वो आपको एक मटेरियल होता है कंसिस्टिंग ऑफ सीड कवरिंग, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा गेहूँ, तो गेहूँ के ऊपर या फिर राइस, धान देखे हैं ना आप लोग, तो धान के ऊपर कवरिंग होता है। वो जो कवरिंग होता है ना, उसको वो कवरिंग हटा देते हैं तो हम लोग को चावल मिलता है। तो वही जो कवरिंग है उसको हम लोग चाफ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है कवरिंग हटाने का, उसको हम लोग विनोइंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में जो है आपको चाफ को क्या किया जाता है, ऊपर देखिए यहाँ पर एक महिला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेके और ऐसे ऊपर हाथ अपना करके और ऐसे ऐसे करती है हवा में, जिससे चाफ एक तरफ इकट्ठा होता है और ग्रेन एक तरफ इकट्ठा होने लगता है। अब बात आती है हम लोग का स्टोरेज की, यानी कि किस तरीके से रखना चाहिए फूड क्रॉप को। तो स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर नमी में रख दिया जाएगा तो वहाँ पर जो है आपके कई तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आने लगते हैं, या फिर इंसेक्ट रैट वगैरह जो है वो आपके फसल को नुकसान, यानी कि जो अनाज आप उगाए हो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। और उनको जो है वो लोग काफ़ी उन या फिर उनके अंकुरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए उनको स्टोर करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे जगह पर, और वो उनको हमेशा सूखे जगह पर स्टोर करना चाहिए। जो भी हमारा फसल हुआ है उसको सूखे जगह पर, जहाँ पर नमी नहीं हो। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है कीट पतंग नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार का पीड़क या फिर बैक्टीरिया फंजाई जल्दी नहीं उत्पन्न होगा। फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जूट के जो थैले होते हैं ना, उनमें या फिर मेटालिक बिन्स में जो है पेस्टिसाइड्स स्प्रे करके और उसमें अपने अनाज को रख के और अपने गोडाउन में रखते हैं, अपने गोदाम में रखते हैं, ताकि उनका अनाज जो है वो सुरक्षित रहे। यहाँ पे चैप्टर तो ख़त्म हो गया। जिन लोगों के पास बुक है उनको मैं टिक मरवा दे रही हूँ, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग वीडियो पॉज करके और इसका ये कॉपी कर ले और आज इनको होमवर्क में याद करें, ठीक है। चलिए, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रबी क्रॉप। इनमें से कौन जो है वो रबी क्रॉप नहीं है, ज़रा बताइए कि इनमें कौन रबी क्रॉप नहीं है। तो इनमें रबी क्रॉप जो है, रबी क्रॉप पहले तो मैंने आप लोगों को अभी चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि रबी क्रॉप क्या होते हैं। ऐसे क्रॉप जो कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। तो रबी क्रॉप इसमें राइस नहीं है, ठीक है। राइस को खरीफ क्रॉप है जो वर्षा के मौसम में उगाया जाता है। इनमें से कौन जो है उसको सीरियल के अंतर्गत वो आता है, तो बाजरा हो जाएगा। थर्ड में दिया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ऑफ द ग्रेन फ्रॉम क्रॉप, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का थ्रेसिंग। जो आपको ग्रेन को बाहर निकालने का कार्य होता है उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, इनमें से कौन जो है ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। तो जो आपको ड्रिप इरिगेशन है वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है इरिगेशन का। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, इनमें से कौन जो है वो रिप्लेनिश का काम नहीं करता है। तो इरिगेशन नहीं करता है, पोषक तत्वों को वापस से पुनर्व्यवस्थित करने का काम। इट इज़ यूज टू स्केयर अवे, यानी कि चिड़िया को खेत से दूर रखने के लिए क्या इस्तेमाल में लाया जाता है। तो स्केयर क्रो होता है, जो नहीं देखते आप लोग, पुतला बना कर रख दिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्केयर क्रो पेटिंग मान लीजिए। ट्रू फॉल्स जो है हम बता देते हैं। मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर पल्सेस, ये गलत है, फॉल्स। बीट्स आर अनवांटेड प्लांट्स, ये बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। सोयाबीन और ग्राउंड नट जो है वो रबी क्रॉप्स हैं। सोयाबीन और ग्राउंड नट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो होते हैं आपके खरीफ क्रॉप होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सीड ड्रिल का इस्तेमाल सीड को शो करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ट्रू है। सिकल का यूज़ जो है वीड रिमूव करने के लिए किया जाता है, नहीं, इसका हार्वेस्टिंग में किया जाता है, ये फॉल्स हो जाएगा। ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर ड्राइंग, सही है, इसको ट्रू कर लीजिए। फिर इन द ब्लैंक से इसको देखते हैं अगर हो पाता है तो। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज
पहला स्टेप क्या होता है, प्लफिंग। दूसरा जो है डैश आर न्यूट्रिशियस सीड्स ऑफ क्रॉप, कौन से आपके न्यूट्रिशियस सीड्स हैं क्रॉप के, तो पल्सेस हैं। डैश रिक्वायर वाटर एज कांस्टेंट रेट, किसको, क्रॉप्स को चाहिए होता है पानी पर्याप्त मात्रा में। वेट इज एन एग्जाम्पल, वेट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप का या फिर रबी क्रॉप का, तो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है वेट, ठीक है। तो इसमें आप भर लीजिएगा रबी। इसके बाद आता है डैश इज ए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र क्या है, तो आरपीके बताया था मैंने आप लोगों को। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है, मैन्यूर कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप हार्वेस्टिंग कहा जाता है। मैच द फॉलोइंग कर लीजिए अगर हो पाए तो। मैच द फॉलोइंग में जो है, जिनके पास बुक नहीं हो पाए, क्या जिनके पास बुक नहीं है वो लोग उतारो वीडियो पॉज करके, बहुत ज़्यादा आप लोग खेल कर लिए हो, अब पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ, और जिनके पास बुक है वो लोग बैठ कर मिलाइए। रबी क्रॉप इनमें से कौन कौन है, तो वेट, ग्रेन और पी है। खरीफ क्रॉप जो है इसमें राइस और मेज है। मैन्योर जो है वो इसमें आपको काउ डंग और प्लांट वेस्ट है, और फर्टिलाइज़र जो है वो इसमें यूरिया, सल्फर और यूरिया और सुपर फॉस्फेट है, ठीक है। तो इसको मैच कर लीजिए आप लोग, और बाकी सारा जो है वो आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। तो रहने देते हैं, अब जो है कल हम लोग कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इतना होमवर्क करिए। थैंक यू वेरी मच।